तो भाई ना शक्ल से ना नाम से, मतलब हमारा सिर्फ काम से। तो एक और काम हमारे सामने आ चुका है। सीबीएसई ने हमें ये काम ये कह सकता हूँ काम दे दिया हमें कि सैम्पल पेपर 2023 का आपके सामने मौजूद है इस साल के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो सैंपल पेपर में उन्होंने दिए हैं, इसी तर्ज पर आपके आने वाले प्री बोर्ड और बोर्ड होने वाले हैं। तो मैं डिस्कशन के लिए लेके आ चुका हूं ये पेपर। 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका इकोनॉमिक्स में। आपको मालूम है मैं आपका मास मेंटर, आपको इकोनॉमिक्स लेके आता हूं आपके सामने लाइव में। अब उसी के रिगार्डिंग मैं पेपर को लेके आया हूँ डिस्कस करने। आपके सामने 2 पार्ट में सिलेबस है, आपको मालूम है ये। इसमें अब मार्किंग की बात करें तो 1 मार्क्स के आपको 20 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि एमसीक्यू टाइप होंगे, 10 ईच चलेंगे दोनों पार्ट में। दूसरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले होंगे जो 2 ईच जाएंगे आपके, और फिर 6 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स वाले जो कि आपके 3 ईच जाएंगे। और फिर आगे लॉन्ग आंसर 6 नंबर वाला होने वाला है जो कि आपके कितना 2 ईच जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए ये। तो मैं पहले पार्ट से यानी कि आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उससे स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब ख्याल रखना है यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, पढ़नी है, समझना है और आंसर देना है। तो हमने पढ़ा कंजम्पशन कर्व। अब कंजम्पशन कर्व की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने कौन से कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपना जो चैप्टर यूनिट आपका है कौन सा वाला, आपने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड वाला कंसेप्ट था जिसमें कंजम्पशन फंक्शन की बात हुई थी। C इक्वल फंक्शन ऑफ वाई कह के चलते थे हम, मालूम है आपको, और C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, ये सब जानते हैं हम, ये हमने पढ़ा है सारा, ख्याल रखना है। तो अब अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, क्यों है? ड्यू टू द रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशन बताया जा रहा है इनकम और कंजम्पशन पर, तो ये हम मान के चलते हैं, ठीक है ऐसा है। और स्ट्रेट लाइन क्यों है? स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट एमपीसी। तो अब एमपीसी यानी कि जिसको मैं बी बोल रहा हूं ये आपकी एमपीसी होती है। अब एमपीसी आपकी क्या है? कांस्टेंट रहती है। आपको बताया गया है कि एमपीसी विल नॉट इंक्रीज विद द चेंज इन इनकम, तो ये ख्याल रखना है, तो इसलिए हमारे स्टेटमेंट करेक्ट माना गया। दूसरा है एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात हो गई है, कंजम्पशन कर्व पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब ये मालूम होना चाहिए आपको AD इक्वल टू C प्लस आई। अब ये इन्वेस्टमेंट कर्व था आपका जो कांस्टेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और ये आपका कंजम्पशन कर्व था C जो कि आपको मालूम है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और आपका फिर AD होता है C प्लस आई। तो अब ये गैप जो है कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये भी हमारा कहते हैं करेक्ट माना गया। तो अब कह सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला सवाल हुआ, जल्दी से ध्यान रखना, यानी कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है लाइव क्लासेस में उसको देखकर आप यहाँ पर आसानी से सवाल करोगे। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बात करूंगा। अब रशिया यूक्रेन वॉर की बात हो रही है, ठीक है, हमें मालूम है ये वॉर चल रही है। वर्ल्ड एक्सपीरियंसिंग क्या है? क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, राइट, यानी क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चा तेल जो है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। अब कच्चा तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो अब होने क्या वाला है इम्पैक्ट बताओ? प्रोडक्शन ऑफ कार इन इंडिया इंक्रीज, यानी कि इंडिया ज्यादा कार बनाएगा। अब ध्यान रखना, क्रूड ऑयल का मतलब है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाना, यानी कि अब हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा बाहर। अगला है प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ साइकिल, साइकिल से क्या असर पड़ रहा है, इस पे क्या असर है? हमने कहा इनफ्लो ऑफ डॉलर। अब इनफ्लो नहीं हो रहा है बल्कि हमें पेमेंट करना है क्योंकि हम बाहर से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, कच्चा तेल आ रहा है, तो अब इसके लिए क्या रहा? आउटफ्लो ऑफ डॉलर बढ़ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है? अगला लेके चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। अब यहां पर खाली जगह, इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पस। डिपॉजिट आपके चाहिए वो तो, लेकिन किसके लिए चाहिए? लैंडिंग पर्पस के लिए। तो ये डेफिनेशन हमारी आती है किसके साथ? कमर्शियल बैंक के साथ, डायरेक्ट फॉरेन, यानी कि अब ऑप्शन देखने भी नहीं है, जहां कमर्शियल बैंक है फॉरेन सही कह देना। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन होती है, इट इज दी इंस्टीट्यूशन, इट इज दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको लोन देना होता है, आगे इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट। अब एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सपोर्ट आ गया। अब ये सवाल आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, चले जाना फौरन, आपका दिमाग जाएगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही है तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में चले जाते हैं। वहां पर क्या हो रहा है, कौन सी साइड में जाएगा? अब एक्सपोर्ट रिसिप्ट होती हैं, पैसा इनफ्लो होता है, इनफ्लो मतलब क्रेडिट, एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, अब करेंसी अकाउंट में आएगा एक्सपोर्ट। अब देखना पड़ेगा इसका असर हमारे एसेट्स और लायबिलिटी पे पड़ता है नहीं पड़ता। आपने कहा एक्सपोर्ट किया, पेमेंट आ गया, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई एसेट नहीं, यानी कि करंट अकाउंट में रहा, ये ऑप्शन सही माना गया।
अगला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की बात हो रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब रिकॉर्डेड कहाँ होगा, आ रहा है यानी इनफ्लो है, क्रेडिट ठीक है, क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन अब देखना है कौन से अकाउंट में है, करंट या कैपिटल। तो हमने कहा इसका असर हमारे लायबिलिटी पे पड़ता है, इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है, हमारे लिए फ्यूचर क्लेम बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये पैसा डिस इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेके जाएंगे तो हमें देना पड़ेगा, प्रॉफिट इनका हमें देना पड़ेगा। तो अब यहां पर ही कैपिटल में चला गया क्योंकि लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्लियर हुई बात, स्टेटमेंट दोनों ट्रू है। अगला, अब यह क्वेश्चन नंबर 5 है, दो ऑप्शन में, दोनों बात कर लेते हैं। तो पहला है आपके सामने, नेट इन्वेस्टमेंट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। नेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ध्यान रखना, अब ये आपको पहली क्लास में बताया था मैंने, आपको याद हो तो, क्या होता है कि आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो है दो तरह की बात करते हैं हम। अगर हम बात करें स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल की बताई गई थी, यानी कि जो चीज़ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करोगे वो क्या है, आपका स्टॉक है, जिसका आपका मेजरमेंट पीरियड ऑफ टाइम पे होगा वो क्या है, फ्लो है। तो समझ लो इन्वेस्टमेंट का हम जो मेजर करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं, तो इसका नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं माना गया क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम पे हो रहा है। कैपिटल फ्लो कह रहे हैं, नहीं, कैपिटल का होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि आपकी कोई पर्टिकुलर फर्म है ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड का आज की डेट में बात हो रहा हूं कितना कैपिटल स्टॉक है। तो दोनों कंसेप्ट हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, तो हमने डी को सही आंसर माना। फिर अगला आ जाता है हमारे सामने और में, तो हम बात करते हैं कि अब यहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कनेक्टेड है, यहां पर फेजेस की बात हो रही है, ख्याल रखना, पहला फेज, दूसरा, तीसरा फेज। पहला होता है इनकम जनरेशन फेज, ध्यान रखना, जनरेशन फेज यानी कि प्रोडक्शन फेज, आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट फेज हुआ। नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्पोजिशन फेज हुआ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ, यानी कि इनकम का बंटवारा हो रहा है। फिर हुआ आपका नेशनल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर फेज, यानी कि डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, डिस्पोजिशन फेज। तो अब देखो आंसर आपको कहां पे सही आता है, तो आपने कहा नेशनल इनकम, यहां क्या हो रही है, आपने कहा नेशनल इनकम, यहां आउटपुट हो रहा है, प्रोडक्शन, यहां क्या हो रहा है, इनकम खर्च करी जा रही है, यानी कि डिस्पोजिशन। तो सी इज द राइट आंसर, ख्याल रखना है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं, देख लो सवाल, ठीक है, तो मैं देख लिया, मैं आगे बढ़ गया। अब आगे यहां पर हमारा सवाल आता है, यहां से अब सी इक्वल सी बार प्लस बी बार कहीं लिखा था अभी मैंने, तो समझ लो ये कंजम्पशन फंक्शन से कनेक्टेड सवाल है। और अब होना क्या है, आपसे कनेक्ट करा जा रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात हो रही है, और आपसे कहा गया कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, यानी कि अब समझ लो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है, आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर गिवन है, और अगर एमपीसी भी हो जाए तो आप यहां पे आ जाओगे। तो अब यहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मदद से एमपीसी लेके आएंगे, यानी कि k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी होने वाला है। ख्याल रखना, पहला पार्ट ये सबसे पहले करोगे, एमपीसी निकल जाएगी, यानी कि जब एमपीसी निकल जाएगी आपको कैलकुलेशन करना है, वैल्यू पुट करनी है। एमपीसी निकल गई तो आपने अब आगे के लिए क्या करना है, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अब सी बताना है, सी बार आपको गिवन है, कितना गिवन है, आपने कहा सी बार 30 गिवन है, चलो ठीक है 30 प्लस, अब बी कितना गिवन है, बी वहां से निकाला होगा, जब बी की वैल्यू लिख दोगे तो आप यहां से कोई आंसर आ जाएगा, जरा देख लेते हैं तो क्या आंसर आता है। तो आपने कहा देखो कि आपका आंसर, चलो मैं निकाल रहा हूं, मैंने निकाला नहीं है यहां, तो मैं निकाल के बात कर लूंगा, पहले एमपीसी निकाल लेते हैं। के इक्वल्स टू कितना होता है, 1/1 माइनस के कितनी वैल्यू गिवन है, 4 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये लिखा जाएगा। ख्याल रखना है, जो लिख रहा हूं समझ के चलो, इक्वल्स टू 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, यानी कि देखो यहां से यहां मल्टीप्लाई हुआ, डिवीजन में था मल्टीप्लाई हुआ ट्रांसपोज करके, तो मैं कह सकता हूं एमपीसी इज इक्वल टू होने वाली है आपके सामने 3/4, यानी कि 0.75। ख्याल रखना 0.75 एमपीसी निकल गई। तो अब यहां में 30 प्लस 0.75 करके आपका आंसर वाई आ गया। देखो कहां है, अब आपका आंसर देखो, देखो तो कहां मिला, ये मिल गया 30 प्लस 0.75, तो करेक्ट आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी सप्लाई से कनेक्टेड, इंडिया में इंक्रीज हो रही है, अगर क्या हो इसमें से, आरबीआई रिजर्व ऑफ इंडिया इंजेक्ट मोर मनी, पैसा ज्यादा सर छाप के निकाले, कमर्शियल बैंक एक्सपेंड द क्रेडिट ऑपरेशन, अपना कहेंगे जो कह सकते हैं कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट करने देने लगे लोन, टैक्स रिड्यूस कर दे गवर्नमेंट, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट बढ़ा दे।
तो अब अगर देखा जाए तो ये तीन ऊपर के एक ही सिचुएशन को शो कर रहे हैं कि जिसमें मनी सप्लाई बढ़ सकती है। क्यों? पैसा ज़्यादा छापा, मनी सप्लाई बढ़ गई, लोन ज़्यादा दिए, पैसा मार्केट में ज़्यादा नहीं रहा, ज़्यादा लोन सप्लाई बढ़ेगी। और अगर टैक्स रेट कम कर दे तो भी पैसा मार्केट में ज़्यादा रहने वाला है, सरकार के पास कम पहुंचेगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि पहले के तीन, लेकिन बैंक रेट अपोजिट है। बैंक रेट कह रहा है, बैंक रेट क्या होता है कि जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पेमेंट करेगी। लेकिन अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर समझ लो बैंक रेट पर क्या होने वाला है कि ये आपके इंक्रीज होने पर मनी सप्लाई कम होती है, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है आरबीआई के पास। तो ख्याल रखना है बैंक रेट का अपोजिट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ले लेते हैं अगला सवाल। अब यहां पे समझ लो ये सवाल कहां से आ रहा है, विजिबल एक्सपोर्ट विजिबल इंपोर्ट की बात हो रही है। तो हमारा फौरन के फौरन जो दिमाग है वो कहां चले जाए, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे चला जाए। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका यूनिट था यहां पर, बैलेंस ऑफ ट्रेड विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट हम करके आते हैं, मालूम है हमें। अब यहां पे बताना क्या है कि क्या हो रहा है इन सिचुएशन में देखा जाए। तो अब जरा देखो, यहां पर आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो 40 का आपका बीओटी निकल के आ रहा है, यानी आपका ट्रेड सरप्लस है, मानते हैं चलो। यहां आ जाओ तो अब आपका ये कितना हो जाता है, तो आप देखोगे ये 120 हो जाता है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका बढ़ गया। तो देखो इंप्रूवमेंट इन बैलेंस, इंक्रीज इन डेफिसिट, डेफिसिट तो है ही नहीं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड की बात ही नहीं हो रही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कम थोड़ी हुआ है, क्या हुआ, इंप्रूव हुआ है। तो पहला आपका आंसर सही हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ गया। क्लियर है? दूसरा देख लेते हैं। और में अब आ रहा है, अब यहां पर देखना है आपको क्या, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी, करंट अकाउंट की बात हो रही है। करंट अकाउंट में अब ख्याल रखना है विजिबल इनविजिबल करंट सबको लेके चलते हैं करंट अकाउंट में। मालूम है, बताया गया है आपको कि करंट अकाउंट का मतलब हुआ कि इसमें आपके वो ट्रांजेक्शन है जिनका एसेट्स और लायबिलिटी पर असर नहीं पड़ता, और इसमें जो आते हैं आपके विजिबल इनविजिबल और करंट ट्रांसफर की बात होती है। तो पहले तो मैं विजिबल एक्सपोर्ट का ले लूं, कितना है विजिबल इंपोर्ट, विजिबल एक्सपोर्ट का आप देख लो कि इनविजिबल आपका -50 आता है। ये देख लो, आप डिफरेंस देख लो, अलग अलग निकाल के बात कर लेता हूं। यानी कि नेट करंट ट्रांसफर तो नेट में गिवन है, अच्छी बात है, लेकिन ये हमें नेट विजिबल और नेट इनविजिबल निकालना पड़ेगा। तो अब देखो, आपने कहा विजिबल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 100 -50 1 यानी कि -50, फिर विजिबल एक्सपोर्ट 70 -30 यानी कि 40, और फिर यहां पे कितना आ गया, आपने कहा 15 का, कितना हुआ 40 + 15 यानी कि ये 40 का डिफरेंस आया। देखो यहां पर आ गया, ये डिफरेंस यहां पर ही आ गया, और ये आपका करंट ट्रांसफर है, आपको गिवन ही है। तो 40 + 15 कितना होता है, आपका होता है 55, और 5 मानेंगे सरप्लस है। सरप्लस है तो कितने का सरप्लस है, अब देखो आपका सरप्लस कितने का दिखा, 5 का दिखा, यानी कि आपका ये 55 -50 यानी कि 5 आ जाता है आंसर। तो अब देखो, आपने कहा सरप्लस 5, सरप्लस ऑफ 5। क्लियर हुई बात? अगला ले लो, रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन। अब असर्शन रीजन के 2 सवाल आ रहे हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट है आपको दिया हुआ है, उसके जस्टिफिकेशन में दूसरा उससे कनेक्टेड दे रखा है। बताना यह है कि दोनों ठीक है, और अगर ठीक है तो इनमें आपस में कनेक्शन है या नहीं। तो हम बात करके चलते हैं। तो एक्सपोज इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। एक्सपोज और एक्सांटे 2 कंसेप्ट बताए जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक्सपोज का मतलब है एक्चुअल, और एक्सांटे होता है प्लान, यानी जो पहले से प्लान है कि इतना करेंगे, एक्सांटे इन्वेस्टमेंट, एक्सांटे सेविंग इतनी करेंगे, क्या है, प्लान है। और एक्सपोज मतलब एक्चुअल जो कर दिया, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतनी सेविंग कर दी, तो एक्सांटे इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान। अब नहीं, एक्सपोज प्लान करेगा, ठीक है, बिल्कुल बात मान रहे, वेयर एक्सांटे रिप्रेजेंट एक्चुअल, ठीक है। एक्सांटे, अब यहाँ पे ख्याल रखना, एक्सपोज क्या है, प्लान नहीं है, ये गलत हो गया। प्लान कौन सा होता है, एक्सांटे होता है, और एक्सपोज जो होता है वो एक्चुअल को शो करता है, एक्चुअल को। तो यहाँ पे हमने इसको रॉन्ग माना। इक्विलिब्रियम लेवल एक्स-एंटे सेविंग इक्वल्स, अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट बराबर है, ये मानते हैं, ये ठीक है। तो हमने कहा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ख्याल रखना है। क्लियर है? देख लो, आगे बढ़ जाते हैं। 10वां सवाल है, आखिरी सवाल है 1 मार्क्स में। असर्शन और रीजन कही है, सेविंग कर्व में एक निगेटिव इंटरसेप्ट। सेविंग कर्व है, निगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है। निगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि सेविंग कर्व जो होगा निगेटिव एक्सिस से शुरू होगा। मालूम है, आपको मालूम भी है कि ऑटोनोमस जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या होता है कि आपका एक ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, और वो कंजम्पशन कहां से पूरा होता है, आपकी पास सेविंग से, यानी कि डिस सेविंग होती है निगेटिव में, ख्याल रखना है। अब वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ये मैंने बताई बात। तो जरा सेविंग कर्व देखो तो आपको मालूम है कि सेविंग कर्व आपका ये स्टार्ट हुआ है एस,
ये आपका कह सकता है यहाँ पे इनकम लेवल शो करा जा रहा है, यहाँ पे सेविंग शो करी जा रही है, आपका ओरिजिन है। तो अब आपने कहा ये नेगेटिव इंटरसेप्ट आता है -C बार, यहाँ से आपका सेविंग कर्व स्टार्ट होता है और अपवर्ड स्लोपिंग होता है, आपको मालूम है। अगला सेविंग फंक्शन रिफर टू द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, यानी कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ये भी हमें इस कर्व से क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है सेविंग हमारी ऊपर जा रही है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है। लेकिन अब रिलेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि सेविंग कर्व एक इंडिपेंडेंट बात हो रही है कि चलो ठीक है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होता है उसको लिए हमारा यहाँ पे रीजन होता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से होता है, ठीक है, लेकिन रीजन वैसा नहीं है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं बोथ आर ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है? तो बी इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखना है। अगला ले लें तो अब हम आ चुके हैं अपने 3 मार्कर पे। अब यहाँ पे 3 मार्कर में बात हो रही है तो समझ के चलो कि अब यहाँ पे 3 मार्क्स भी हैं और आपके टाइम भी है, तो बहुत जल्दी जल्दी समझ के चल रहा है। हमने कहा यहाँ पे 2 फर्म की बात हो रही है, फर्म ए और फर्म बी की। फर्म ए सोल्ड कर रही है सामान कितने हज़ार का, या आपने 2000 का सामान बेच रही है। कौन खरीद और किसको बेच रही है? फर्म बी को खरीद बेच रही है। और उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स की बात कर ली जाए, कितना खरीदा उसने? 1000 का। बी की बात करें, बी ने एक्सपोर्ट करा 2500 और डोमेस्टिक सेल उसकी इतनी, यानी कि ये सेल है बी की, ये मिलाकर। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात हो रही है। तो अब समझ लो कौन सा मेथड लगना है। सबसे पहले ध्यान रखो कि यहां पर जब फर्म की बात हो गई, उनके खर्चे दिए गए हैं, उनके परचेजेस दिए गए हैं, तो इसका मतलब है हम यहां पे वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है? वैल्यू एडेड मेथड का मतलब हुआ कि आपने क्या करा, आपका जो आउटपुट था वैल्यू, उसमें से आपने घटाया अपने परचेजेस को, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, आपको अपना वैल्यू एडिशन मिल गया। बात क्लियर आ रही है? तो समझ लो कि यहां पर आपको चाहिए सबसे पहले एनडीपी एमपी चाहिए, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन आपके सामने जब मेथड होता है तो जीवीए एमपी मिलता है, जीवीए एमपी ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिलता है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन एफसी मिल जाएगा, यानी कि ये मिल जाता है आपको जीडीपी एमपी मिल जाता है। जीडीपी एमपी से अब आप एनडीपी एमपी पे जा सकते हो, बाद में क्लियर है, आपको क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूं कि क्या है कि अब आपके सामने सबसे पहले क्या होगा, आप बात करोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट की एक तरफ, दूसरी आप बात करने वाले हो परचेजेस यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, जिसको हम परचेज के नाम से जानेंगे। फिर तीसरा निकलेगा आपका वैल्यू एडिशन, कितनी वैल्यू ऐड करी। जब यहां दोनों फर्म की बात हो जाएगी, यानी कि फर्म ए एक तरफ, फर्म बी दूसरी तरफ, वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो फर्म ए का। अब फर्म ए ने बेचा है कितना, 2000 लिख लेंगे। उसके बाद फर्म बी ने जो बेचा है यहां लिखेंगे, फर्म बी ने जो बेचा है उसका हमें मालूम है कि 2 बार में गिवन है कि 1,500 और 1,500 मिला के। अब उसके बाद वैल्यू एडिशन निकालेंगे दोनों का। अब इनकी परचेज हमें भी सब गिवन है, यहां पर कैसे गिवन है जरा देख लो। अब यहां पर बता देता हूं, आगे कैलकुलेशन करके रख रखा है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म ए का कितना था, आपने कहा 2000 था, ठीक है, बी को बेचा था। ऐसे ही अब इसके दोनों वैल्यू ऑफ आउटपुट में 2 बातें कर ली, मैंने बताया था आपको। अब यहां पर परचेजेस की बात कर ली जाए तो ख्याल रखना फर्म ए ने किसको बेचा था, डायरेक्टली गिवन था, उसने इतना का परचेज किया। लेकिन अब बी की परचेज बोले तो ये बी की परचेज कहां से मिलेगी, आपको जो ये गिवन है कि बी को बेचा गया है 2000, उसकी तो सेल है लेकिन इसकी परचेज है बी की। तो अब ये हमने यहां 2000 ले ली और जब डेविएशन निकाला तो अब 1000 और यहां 2000 का हमें मिल गया वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन जब मिल जाता है तो उसके बाद हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी कि ये वैल्यू एडिशन स्पेसिफिकली निकला है अलग अलग, और हमने क्या करा फिर इनको टोटल करके ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाल लिया और आंसर हमारा जीवीएमपी यानी जीडीपी एमपी आ गया। उसके बाद अगला प्रोडक्ट हम चले गए जीडीपी एमपी माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि आपने क्या करा है अपना कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन हटा दिया, यानी ग्रॉस से नेट में जा रहे हो और आपका आंसर 2800 आने वाला है। क्लियर है, ये दिमाग में रखोगे। अगला लेता हूं तो अगला आपके सामने अब आ जाता है एक्सप्लेन दैट हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द फ्री मार्केट। अब एक्सचेंज रेट पूछा जा रहा है कि किस तरह से आपके फ्री मार्केट में इसको डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि अब ये आपके पहुंच चुके हैं हम अपने आखिरी यूनिट में मैक्रो के, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका एक सिस्टम है जिसमें हम फिक्स और फ्लेक्सिबल की बात करते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल वाला फ्री एक्सचेंज रेट बात हो रही है। तो अब आपको मालूम है कि इट इज सेट बाय दी मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई होती हैं 2 चीजें। क्या होता है, जिस एक्सचेंज रेट पर, यानी कि यहां समझ लो ये क्या है आपकी क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज की है।
जिस रेट पर ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज आपका मार्केट में तय हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और साथ के साथ आप यहाँ पे आर तो आपने बता ही दिया, एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम में अगर आपका एक्सचेंज रेट डेविएट करता है, R1 पहुंच जाता है, तो वह क्या है, एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई में क्या होगा, देयर विल बी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी। क्या होगा, सप्लाई साइड पे प्रेशर पड़ेगा, एक्सेस सप्लाई है तो अब क्या होगा, प्राइस कम होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही R0 की बात कर सकते हो कि अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे डेफिशिएंट सप्लाई यानी कि एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड की भी सिचुएशन खुद करेक्ट होगी क्योंकि देयर विल बी मोर डिमांड इन द इकोनॉमी, और डिमांड जब इकोनॉमी में ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ाए जाते हैं, और प्राइस बढ़ने पर क्या होगा, सप्लाई पीछे आएगी, सप्लाई और आपका क्या होगा, सप्लाई ये होगा तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड पीछे जाएगी और इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की भी बात करनी है आपको। तो अब अगला सवाल कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन डिफरेंस लेके बात कर लेते हैं। एक तो मीनिंग पर बात होगी, मीनिंग, एक मीनिंग लेके चलोगे तो मीनिंग पे डिफरेंस क्रिएट करोगे। पहला तो आप कहोगे कि इट इज द इसकी डेफिनेशन लिखनी है पूरी ऑटोनोमस की। तो ऑटोनोमस में आपने कहा कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन व्हिच डज नॉट अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मोटिव, यानी विच आर कैरीड आउट फॉर इकोनॉमिक मोटिव, यानी कि दीज आर द ट्रांजैक्शंस विच आर कैरीड आउट फॉर इकोनॉमिक मोटिव एंड डज नॉट कंसीडर द सिचुएशन ऑफ बीओपी, यानी वेदर देयर इज कह सकते हैं या तो आपका सरप्लस हो या डेफिसिट हो, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, बस इकोनॉमिक मोटिव के लिए हम यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑटोनोमस। पहली चीज तो मीनिंग पे बात करोगे। फिर ऐसे ही अकोमोडेटिंग के लिए बोलोगे कि क्या दीज आर द ट्रांजैक्शंस विच आर कैरीड आउट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ बीओपी, यानी कि अब करेक्ट द सिचुएशन ऑफ बीओपी की बात हो रही है तो समझ के चलो यहां पे बताओगे कि ये वो ट्रांजैक्शन है जो कौन करता है, आप कहोगे दीज आर द ट्रांजैक्शन व्हिच इज डन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ बीओपी, यानी कि टू रिमूव द डेफिसिट और सरप्लस, यानी कि डेफिसिट और सरप्लस को हटाने के लिए इनको किया जा रहा है और इनकी वजह से डेफिसिट और सरप्लस आता है, ये दिमाग में रखो। इसके बाद इनके दूसरे नेम की बात कर सकते हो आप यहां पर कि इनका नेम क्या है, हमने इसको कहा ऑटोनोमस को अबव द लाइन ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना अबव द लाइन, और ऐसे ही हमने इनको नाम दिया है बिलो द लाइन, यानी कि बिलो लाइन के नीचे हैं, यानी कि जब आपने सरप्लस डेफिसिट आ चुका उसके बाद फिर आपने एडजस्टमेंट किया, ख्याल रखना है। तो अब ये देख लो ये दोनों क्वेश्चन यहां पे किस तरह से सॉल्व किए जा रहे हैं। तो पहला तो देख लो जो मैंने बताया था कि क्या है कि जहां पर क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट है। और डायग्राम भी आप दे सकते हो साथ में, इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिसइक्विलिब्रियम अगर होता है तो इससे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आती है, ये बताया मैंने आपको। और मार्केट मैकेनिज्म क्या करेगा, एक्सचेंज रेट को वापस इक्विलिब्रियम में ले आएगा, क्योंकि क्या है, फ्री मार्केट है, कोई किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कह सकते हैं यहां पर कंट्रोल नहीं है। मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो मार्केट मैकेनिज्म होता है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ये आपको बता के चल रहा है। फिर ऑटोनोमस की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कौन सा ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक मोटिव के लिए किए जा रहे हैं और स्टेट ऑफ बीओपी के इंडिपेंडेंट है, यानी दे डू नॉट कंसीडर द सिचुएशन ऑफ बीओपी, जो बताया था मैंने। फिर इनका नाम बता दिया, इकोनॉमिक मोटिव के लिए हुआ, और इनका नाम हमने क्या दिया है यहाँ पे बताया गया होगा, अबव द लाइन बोला था मैंने। अब ऐसे ही अगला ले लो, अकोमोडेटिंग की बात कर लें तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन से वाले, जिनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने किया, बताया था मैंने मॉनेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे यानी कॉम्पिटेंट लिखा है, आप मॉनेटरी वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद क्यों है, सरप्लस और डेफिसिट को खत्म करने के लिए बात कर चुके हैं, जो बोला था वो सब यहां पर इस तरह से आप आंसर दोगे, मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये हमारा होता है 12वां क्वेश्चन। उसके बाद अब हम बात आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 13th क्वेश्चन है आपका, और यहां पे अब समझ लो क्या कहा जा रहा है कि कंज्यूम यानी कि एमपीसी की बात करी जा रही है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन इनकम गिवन है आपका एक चीज, और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल है टारगेट। तो अब समझ के चलो कि अब आपका ये सवाल एमपीसी से कनेक्ट होगा, तो यानी एमपीसी देखो ना है कहां एमपीसी इस्तेमाल होती है, हमने पहले लिखा कितना गिवन है, आपने 75% यानी 0.75। फिर इंक्रीज इन इनकम गिवन है, चेंज इन वाई गिवन है, तो अब कहां कनेक्ट होगा हम बात करेंगे अभी 2000, और निकालना क्या है, इंक्रीज इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो ये सीधा सवाल आपका कहां से कनेक्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से कनेक्ट हो रहा है, जहां पर k = 1/1 माइनस एमपीसी करी जाती है। पहले इस तरह का एमसीक्यू भी आया था, आपने देखा था, और वहीं फिर आपके सामने k का एक और फॉर्मूला लिखा जाता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखो दो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है और आंसर ले लेना है, बहुत सिंपल बात है, ज़्यादा इस पर घबराना नहीं है।
तो देख लो क्या है, हमने जब करा इसको सॉल्यूशन तो क्या मिला हमें, मैंने कहा था के की बात पहले हम क्या निकाल लिया आपने, के की वैल्यू, के की वैल्यू निकल गई आपके बाद। फिर आपके सामने क्या है, के का दूसरा फॉर्मूला है यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो अपने आप में फॉर्मूला है, जो कि रेशियो बताता है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, वो आपने देख लिया। तो अब आपके सामने डेल्टा आई आपको 500 करोड़ आ गया है, ये आपका आंसर मिल गया। क्लियर हो रही है बात? तो दिमाग में रखो कि इस तरह से आप आंसर करोगे। सबसे पहले कनेक्ट करना है कि भैया गिवन जो चीजें हैं उसको कनेक्ट करो कि हाँ ये कौन कौन से कंसेप्ट से कनेक्ट हो सकती है। अब ध्यान रखो इस चैप्टर में एमपीसी आपका कंजम्पशन फंक्शन से कनेक्ट करके सवाल कर सकता है, एमपीसी से आपका सेविंग फंक्शन पे सवाल आ सकता है, एमपीसी से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे आ गया, एमपीसी की मदद से हो सकता है इक्विलिब्रियम लेवल पे भी पहुंचो। ठीक है, तो ख्याल रखना है कि कहां कहां किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं। तो अब यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, आरबीआई यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक ने क्या करा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सोल्ड करा है सिक्योरिटीज को। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको मालूम है क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स का एक पार्ट है, जिसमें आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है और बेचती है, और मकसद होता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, और मनी सप्लाई का टारगेट होता है मेन एक्चुअल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को देखना। यानी कि इन्फ्लेशन है मनी सप्लाई कम करनी है, डिफ्लेशन है सप्लाई बढ़ानी है। अब देखो हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज बेची हैं, बेचने का मतलब है पैसा मार्केट से उठा रही है, तो पैसा मार्केट से वापस ले रही है, तो क्या मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि मनी सप्लाई कम हो जाए, और कब चाहेगी, जब इन्फ्लेशन होगा। तो पहला पार्ट आपको करेक्ट कर लेना है। फिर ओवर द लास्ट 4 ईयर ये सारी बातें हुई हैं कि लिक्विडिटी को ड्रेन करना चाह रही थी, ये सब आपने देखा स्टेटमेंट में। अब पूछ रहे हैं कि इसका असर क्या होगा, लाइकली द कॉज। पहले कॉज की बात कर लेते हैं कि क्या वजह थी। तो आपने कहा वजह इसकी है इन्फ्लेशन, क्योंकि पैसा मार्केट से उठाया जा रहा है, मनी सप्लाई कम करी जा रही है। क्लियर है? अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, अब कॉन्सिक्वेंसेस में ध्यान रखना है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाती हैं तो कमर्शियल बैंक इनको खरीदता है, इसके बदले कमर्शियल बैंक पैसा दे देता है आरबीआई को। अब जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो उसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी कि अब वो मार्केट में कम लोन दे पाएगी। जब मार्केट में कम लोन दे पाएगी तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी और प्राइस लेवल भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ख्याल रखना है, ये सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी आ रही है, मतलब यह है कि तुम्हें समझ में चल रहा है कि प्रोसेस क्या है, कि इन्फ्लेशन से क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ तो अब उसने क्या करा, सेल सिक्योरिटीज बेची। जब सिक्योरिटीज बेची तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी डाउन हो गई, और जब डाउन हो गई तो मनी सप्लाई भी नीचे आ गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, और फिर उसका नतीजे में प्राइस लेवल नीचे आ गए। तो ये पूरा आपको चेन बतानी पड़ेगी यहां पर, ख्याल रखो। तो देखो आंसर क्या कह रहा है, आरबीआई जब सिक्योरिटीज बेचती है तो क्या है, सेलिंग टुवर्ड इन्फ्लेशन। बिल्कुल भाई कॉज बताती, क्या होगा, आरबीआई विड्रॉ मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से पैसा कम होगा। लैंडिंग कैपेसिटी, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी का था, इन्होंने लैंडिंग कैपेसिटी कह दी, यानी कि लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। बात वही है, अल्फाज बदले हैं। फिर प्रोसेस इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, रिडक्शन इन कंजम्पशन, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, कॉन्सली इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी विल ईज डाउन। क्योंकि ध्यान रखना, जब मार्केट में पैसा कम निकलेगा तो कंजम्पशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस लेवल नीचे आ जाएंगे। तो अब आप ये सवाल कर सकते हो। अगला सवाल आ जाता है हमारा नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। अब केयरफुली जरा टेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है जिसकी तरफ इसको इशारा करना है यहां पर। अब क्या कह रहे हैं कि आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन किया, सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन किया कमर्शियल बैंक के खिलाफ, जिसमें इंपोज कर रही है, क्या कर रही है, पेनाल्टीज लगा रही है, डिफिशिएंसीज होती है रेगुलेटरी कंप्लायंस में। तो अब सेंट्रल बैंक इंस्पेक्शन रिवील्ड नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या है, डायरेक्टिव इश्यूज किए जा रहे हैं सारी, यानी कि ध्यान रखना। अब ये सारी बातें आरबीआई ने करी कि भैया तुम्हारे यहाँ ये कमी आ रही है तो इसके लिए ये करो ये करो ये करो, और कुछ बता दिए कि भैया एटीएम कार्ड फ्रॉड हो रहा है, इस पर जरा देखो क्या करना है, इंश्योरेंस। अब कर क्या रही है, यानी कि अब यहाँ पर आरबीआई क्या है, आपका बैंकर टू द बैंक एक फंक्शन था कि आरबीआई क्या होती है, कमर्शियल बैंक के लिए बैंक होती है, यानी जो फैसिलिटीज हमारा कमर्शियल बैंक हम पे दे रहा है, लेकिन आरबीआई भी यही करती है, लेकिन साथ के साथ आरबीआई रेगुलेशन भी करती है, कंट्रोल भी करती है। तो ये सुपरवाइजरी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, सुपरवाइजरी।
सुपरवाइजरी फंक्शन में अब होना क्या है कि सिंपली आरबीआई गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, आरबीआई के टू इंश्योर द बेटर कंप्लायंस की बात करेगी, आरबीआई इंश्योर करेगी कि जो पॉलिसीज बनाई है वो बेटर इसको इंप्लीमेंट किया जाए, और अगर कोई डिफिशिएंसीज है तो उसके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शंस लिए जाए, पेनल्टीज लगाई जाए। तो ये सारी बातें हो रही हैं, दिमाग में रखना है, इनको लेकर हम अपना आंसर देंगे। तो अब अपने अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, जो और में हमें सवाल गिवन है, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड। अब ये रिवर्स रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन कहां से कनेक्ट है, तो आपका सवाल होगा, आप जवाब दोगे कि भैया कमर्शियल बैंक में बात होती है, आपके कमर्शियल बैंक में क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन होते हैं। क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन कहता है कि कमर्शियल बैंक एडवांस कर सकता है लोन को मल्टीपल टाइम में जो उसके पास इनिशियल डिपॉजिट आए। यानी कि क्या हुआ, 100 रुपए जमा करे कमर्शियल बैंक में, लेकिन 1500 का लोन दे दिया। कैसे दिया, दो बातों पर डिपेंड करता है, कितना पैसा जमा हुआ प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पर, दूसरा होता है रिजर्व रेशियो। यानी कि रिजर्व रेशियो का मतलब है वो पैसा कि जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रोक के चल रहा है, अपने पास मतलब नहीं, बैंकिंग सिस्टम में रुक के जाएगा। अब रिजर्व रेशियो में पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हो सकते हैं सीआरआर से, कैश रिजर्व रेशियो से, तो वो आपका आरबीआई तय करता है। लेकिन यहाँ रिजर्व रेशियो है तो सिंपल मल्टीप्लायर के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हमने कहा 1/RR आपको होता है, तो पता चलता है इससे कि कितना गुना ज्यादा पैसा मार्केट में निकल सकता है। तो वो आपने 1/RR एक मान के चलिए, आपने कहा 25% है। अब 25% का आप हटाओगे, परसेंटेज हटाओगे, डेसिमल होगा, तो ये 1/0.25 जाएगा, तो इसका मतलब आपकी आ गई 4। तो ये 4 गुना आपका पैसा जा रहा है। अब हो सकता है कि आप मान के चलो 1/50% है, यानी 50% RR है, तो अब आपका ये हो जाएगा 1 यानी कि 50% का 0.5। अब अगर करके देखो तो कितना आएगा आपका 0.5, यानी कि अब आपका कितना आने वाला है, ये आपका आने वाला है कितना, देख करके देख लो, तो 5 2 यानी कि 2, यानी रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ गया, आपकी वैल्यू कम हो गई, यानी कि आप कम दे पाओगे लोन। तो अब ये चीज आपकी जस्टिफाई हो गई। अब इसको एग्री करना है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ पूरा जस्टिफाई। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमने लेके यहां बात कर रखी है कि समझ लो जो मैंने बताया था उसी के हिसाब से आपने 2 रिजर्व रेशियो अपने हिसाब से माने, लेट करके आपने उसका मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बता दी जैसे मैंने करी थी अभी, और फिर इनिशियल डिपॉजिट लेट करके आपने मल्टीप्लाई करा इनका आपस में, यानी इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा इनका आपस में, और आपको पता चल जाएगा कि कितना लोन दिया जा रहा है। तो देखा कि जब कम थी वैल्यू तो मार्केट में लोन ज्यादा दिया जा रहा था, और वैल्यू जब ज्यादा बढ़ गई तो मार्केट में लोन कम जा रहा है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, जैसा मैंने बताया था उसी तर्ज पे ये आप कैलकुलेशन करके लेके जाओगे। और पहला वाला मैं बता चुका था कि देखो जो मैंने वर्ड्स वहां बताए थे वही ले रहा है कि प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा, पेनाल्टीज की बात हो रही है, और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की बात हो रही है। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है कि सुपरवाइजरी फंक्शन में आरबीआई क्या करता है, और आपका आरआर रिजर्व रेशियो का किस तरह से आपका मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू मैंने बताई थी, 1 रिजर्व रेशियो भी बोला था, क्रेडिट क्रिएशन इनिशियल अमाउंट इनटू मनी मल्टीप्लायर, ये बताई है। तो ये देख लो, ये आपको होता है कितने मार्क्स से, 4 नंबर में। अगला सवाल अब आता है आपका 2 पार्ट में है, 6 नंबर का सवाल है, ये 2 पार्ट में दिया जा रहा है। अब हो सकता है सीबीएसई आपको 6 नंबर का एक सवाल ना दे के पार्ट में वो सवाल दे दे, तो उसको भी दिमाग में रखना है। अब 3-3 मार्क्स की बात हो रही है। पहला है जीडीपी डिफ्लेटर। जहां वर्ड जीडीपी डिफ्लेटर आ जाए तुम्हारे दिमाग में 2 चीजें फौरन आ जानी चाहिए, एक आपका नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। और इन्हीं दोनों का जो रेशियो दिख रहा है ये आपका होता है क्या, जीडीपी डिफ्लेटर। तो मैं कह सकता हूं कि जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। अब ये रेशियो 100 में बात करते हैं, और इसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। ये भी बता सकते हो कि जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। और कैसे निकाला जाता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ये आइडेंटिटी इसकी इस्तेमाल में रखी जाती है। उसके अलावा बात हो रही है डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये आपके क्या करता है, इट हैज़ टू करेक्ट द, और इट हैज़ टू इग्नोर द लेवल, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस लेवल इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। हम कह सकते हैं कि इट विल हेल्प यू टू कंपेयर द रियल ग्रोथ, यानी कि इट विल हेल्प यू टू इग्नोर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंज इन प्राइसेज। इट विल कंसिडर द फिजिकल, यानी कि इट विल गिव यू द ट्रू पिक्चर ऑफ द रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी रियल फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी वजह से जो जीडीपी बढ़ा है उसका कंट्रीब्यूशन ये बताता है। क्लियर है। और ये क्यों होता है, ये होता है कंट्रीज की ग्रोथ को कंपेयर करने के लिए। यानी कि जीडीपी ग्रोथ नॉमिनल में नहीं करते, बल्कि हम जीडीपी डिफ्लेटर से हम क्या करते हैं, पहले प्राइस का कंट्रीब्यूशन अलग देख लेते हैं, उसके बाद फिर कंपेरिजन किया जाता है। तो ये ख्याल रखोगे आप। और इसका आंसर आपको दे रखा है, देखो इस तरह से। पहला पार्ट का कि अब आपसे कहा गया था कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है,
एक रेशियो है, नॉमिनल और रियल मैंने बता दिया, फॉर्मूला लिख सकते हो। और एलिमिनेट करता है प्राइस फ्लक्चुएशन के इफेक्ट से, एलिमिनेट कर रहा है ये, और आपका चेंज इन फिजिकल आउटपुट बता रहा है करंट ईयर का। ये ख्याल रखना, ये बातें मैंने करी थी। दूसरा सवाल जो पिछला कह रहा था वो ये था कि आपको 2 प्रिकॉशन बता रहे हैं, कंसीडर व्हाइल एस्टिमेटिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम बात करते हैं जी, हमने कहा है जीडीपी इक्वल टू C+I+G+X-M, यानी कि हम खर्चा घटाते हैं, खर्चे से बात करते हैं। अब इसमें कौन सा खर्चा जोड़ना है, कौन सा नहीं जोड़ना, ये प्रिकॉशन में बात करी जाती है। हमने कहा इंटरमीडिएट नहीं जोड़ेंगे, हमने कहा सेकंड हैंड का खर्चा नहीं जोड़ेंगे, हमने कहा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि फाइनेंशियल एसेट पे किया खर्चा, यानी कि बॉन्ड सिक्योरिटीज खरीदने वाला खर्चा वो नहीं करें, जोड़ेंगे। ये सारी बातें करते हैं। हमने कहा इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस वो जोड़ा जाएगा। तो यही सारी बातें होती हैं, इसमें से कोई भी एक पॉइंट आप उठा सकते हो। इन्होंने क्या उठाया, सेकंड हैंड गुड वाला उठा लिया पॉइंट, और इन्होंने दूसरा उठा लिया कौन सा वाला, आपका इंटरमीडिएट गुड वाला, जो हम नहीं जोड़ते हैं। तो प्रिकॉशन हो गई, बात सिंपल, क्लियर है। अब अगला सवाल 6 नंबर आपको दे चुका हूं, अगला है और आखिरी है मैक्रो के अंदर। तो अब क्या कहा जा रहा है कि कंपेयर करो ट्रेंड डिपिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। पहला पार्ट है, पहला ए कि कंपेयर करना है यहां पर। तो क्या कंपेयर करना है, देख लो, फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है एक तरफ, प्राइमरी डेफिसिट की बात हो रही है। अब कंपैरिजन हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा फिगर है 2019 के लिए, 2019 यानी कि मैं इसको सही करके लिख दूं, ये लिखता है 2000, यहाँ देखो आपको गिले नहीं दिख रहा इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए 2019। ये फिगर आपको दी जा रही है 220 के लिए, 2020 के लिए, और आपको कहा जा रहा है कि आपकी अप्रैल 2021 की, 2021 की। अब 3 ईयर का बात हो रही है फिस्कल डेफिसिट। तो अब देखोगे फिस्कल डेफिसिट पहले बढ़ा है तो आप कहोगे फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ जाता है, फिर आपका कम हो जाता है। जो दिख रहा है वो बताना है, कुछ नया नहीं है, जो दिख रहा है वो बता दो कि आपने कहा कि फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ फ्रॉम 8.1 से आपका 10.3 पे आ गया, जरा ख्याल रखना यहां पर। उसके बाद फिर वो कहां चला गया, 0.7 पे, 7.0 पे चला गया, ये बता दी। फिर ऐसे प्राइमरी डेफिसिट की बात करी तो अब यहां पे भी वही ईयर की बात है, 2019 से प्राइमरी डेफिसिट 4.7 था, बाद में बढ़ के वो 6.9 हुआ, और उसके बाद अल्टीमेटली 2021 में वो 2.4 पे आ गया। यानी कि हमारा जो बीच में 2021 का साल, सॉरी 2020 का साल है, इसमें गवर्नमेंट को बाद ज़्यादा खर्चे हो गए, यानी गवर्नमेंट को डेफिसिट बढ़ गया, ज़्यादा बोरो करना पड़ गया, ख्याल रख सकते हो। फिर वहीं आपके सामने दूसरा है फिस्कल डेफिसिट एज पर द परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट के हिसाब से बात हो रही है कि कितना परसेंट है वो बजट का। तो समझ लो आपने कहा 2019 में 114.8% था, उसके बाद आपका बजट एस्टिमेट में उसके बाद बढ़ के ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ। यानी कि सिर्फ कंपैरिजन जो दिख रहा है वो आपको एज इट इज फिगर के साथ लिख देना है। क्लियर हुई। ईयर की बात कर लो, 3 साल की बात हुई है। पहला साल जो भी चेंज दिखता हुआ बढ़ता हुआ नजर आया, दूसरा साल उसका घटता हुआ नजर आया, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, और दूसरा आपकी तीसरी बात है फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट। क्लियर है, ये बात करनी है। अब ये पहला पार्ट हो जाता है, दूसरी सवाल में दूसरा पार्ट हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट बजट से सवाल है, दूसरा पार्ट हो रहा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की बात हो रही है तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट बजट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट पढ़ते हैं तो वहां से ये सवाल आया है आपके सामने कि हमने का गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स की बात करी जा रही है कि क्या है कि गवर्नमेंट शुड एलोकेट द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट लीड टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें क्या है, देयर आर सर्टेन गुड विच आर डिजायरेबल फॉर द सोसाइटी, देयर एलोकेशन शुड बी प्रमोटेड। यानी कि बात करते हैं उसमें टैक्सेस और सब्सिडी देके गवर्नमेंट क्या करे, उनका प्रोडक्शन बढ़वाए। जैसे खादी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, गवर्नमेंट क्या करे, खादी के ऊपर सब्सिडीज दे, प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा, एलोकेशन होगा ज़्यादा। वहीं देयर आर सर्टेन गुड विच आर नॉट सोशली डिजायरेबल। अब डिजायरेबल नहीं है तो डिजायरेबल नहीं है तो इसका मतलब इनका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिसोर्स नहीं लगने चाहिए। अगेन गवर्नमेंट के पास टैक्स और सब्सिडीज होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है, सब्सिडीज कम कर देती है। जैसे मैंने आपके सामने टोबैको प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया, अल्कोहलिक ड्रिंक का एग्जांपल दिया, एक्सप्लोसिव्स का एग्जांपल दिया। हमने कह सकते हैं वो सोशली डिजायरेबल नहीं है, उन पे टैक्स ज़्यादा है, सब्सिडीज नहीं है, प्रोडक्शन कम होगा। एलोकेशन में एक चीज़ है। दूसरी चीज डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अब पब्लिक गुड्स यानी डायरेक्ट मार्केट में इन्वॉल्व होगी, क्या करेगी, खर्चे करेगी। किस फॉर्म में, आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कह सकते हैं हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड्स, ब्रिजेस, तो ये सारी बातें इसमें आएंगी, ख्याल रखना है। यानी गवर्नमेंट को क्या करना है, एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी रिसोर्स का एलोकेशन को मोबिलाइज करना है। जहां पर ज़्यादा ज़रूरत है वहां पे मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो, वहां पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, और जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट कम है वहां इन्वेस्टमेंट कम जाए। और इसके लिए 2 चीज़ें, एक टैक्स सब्सिडी एक तरफ, दूसरी तरफ हो गई बात किसकी, गवर्नमेंट के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की। तो ये देख के आप सवाल कर लोगे। अभी देख लेते हैं इसमें क्या करा गया है। तो देखो अब जो मैंने बोला तो बयान देखो, पहले आपसे जो बात करी गई वही यही बात करी गई,
20 से बढ़ के इतना हुआ, उसके बाद इतना कम के कम हो गया, यानी पूरा डेटा दे दिया है। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट की बात कर ली गई है जो कहा गया है, फिर उसके बाद फिस्कल की बात कर ली गई डेफिसिट की, यानी कि जो डेटा वहां गिवन था वही डेटा यहाँ शो कर दिया। दूसरा गवर्नमेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स में मैंने बात करी थी, गोल्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी सोशली डिजायरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इंजूरियस टू हेल्थ मे बी डिस्करेज। अब बताया था टैक्सेशन पॉलिसी की बात करी थी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर सोशली बेनिफिशियल, उनको एनकरेज किया जाए सब्सिडीज के थ्रू, बताया था भी मैंने। और यहाँ पे पब्लिक गुड्स के एक्टिविटीज की बात हो गई कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ और एजुकेशन, ये सारी बातें आप कर सकते हो जोड़ के। क्लियर है बात, ये सवाल हो जाता है, आपको दिमाग में रखना है। फिर अब यहाँ मैं अगले बात पे पहुंच जाऊं तो अगला सवाल हमारा और में आया है 6 नंबर में ही, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद इन सुटेबल एग्जाम्पल। अब ये गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट का जो बजट है 2 अकाउंट में होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में वो रिसिप्ट होती हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ये ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी ना एसेट्स कम होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट मींस नॉर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। ऐसे कैपिटल की बात करें, आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। तो अब एग्जांपल दे देना है कि एक चीज, तो कैपिटल की पहले मीनिंग बता दी कि यानी कि कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट व्हिच विल नॉट क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज व्हिच विल आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब यहां पे हम कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर आपका टैक्स आया, अब टैक्स से कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुई, टैक्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। हमने कहा कि क्या हुआ, सेल ऑफ एसेट से पैसा आया, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आया, डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट्स रिड्यूस हो गए, कि आपका पैसा लगा हुआ था मार्केट में, डिसइन्वेस्टमेंट का रिड्यूस हो गया। एग्जांपल आप दे सकते हो। फिर अगला है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है, तो ये भी बहुत सिंपल है। टैक्स रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, 2 तरह के हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है दीज आर द टैक्सेस in which the burden of the tax or incidence of the tax cannot be transferred to the third party, यानी कि the person who is liable to pay tax is supposed to pay the tax himself। बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता डायरेक्ट में। जैसे इनकम टैक्स हुआ आपका, वेल्थ टैक्स हुआ, जिसकी इनकम है उसी की वो होगा, उसी की जेब पे बर्डन जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दो टैक्स इन विच द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द थर्ड पार्टी। जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है उसको शिफ्ट किया जा सकता है थर्ड पार्टी पर। जैसे एग्जाम्पल जीएसटी का ले लो कि सामान आपने खरीदा, अब लायबिलिटी थी आपको पे नहीं करनी, लायबल कौन है, वो जो सामान बेच रहा था, यानी कि आपका जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी उसका नंबर है, उसके नाम पे टैक्स जा रहा है। लेकिन क्या करा उसने, बर्डन शिफ्ट कर दिया आपके ऊपर, आपके प्राइस में जोड़कर। तो ख्याल रखना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डेफिनेशन इनके एग्जाम्पल से दे सकते हो। अब यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दे ही रखा है, तो आपको ध्यान रख लो। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लेते हैं। तो देखो आगे, देखो ये रहा, रिसिप्ट की बात कर ली, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल दिया था, वो ले लिया तुमने। डायरेक्ट टैक्सेस इंपैक्ट और इंसिडेंस, ध्यान रखना इंसिडेंस ऑफ, इंसिडेंस बहुत वर्ड है, ये कह सकते हैं टेक्निकल टर्म है, बर्डन ऑफ टैक्स कह सकते हो, लेकिन इंसिडेंस कहोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, मार्क्स तुम्हें देगा। क्योंकि ध्यान रखना क्या होता है, पेपर में सजाना ज्यादा होता है, यानी कि एग्जामिनर को दिखाना होता है कि देखो भैया जो तुम्हारी सब्जेक्ट के जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैं जानता हूं क्या टेक्निकली किस चीज को क्या कहा जाता है। तो इसके हिसाब से हमें सवाल को दिमाग में लेते हुए चलना है। लायबिलिटी वर्ड आता है, ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। जीएसटी मैंने एग्जाम्पल दिए थे इनडायरेक्ट में। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। तो हमने अपना मैक्रो पार्ट कंप्लीट किया। कौन सा पार्ट कंप्लीट किया? मैक्रो पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब मैं अगले पार्ट पर बढ़ जाता हूं। तो अब मेरे सामने आ जाता है इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। अब वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 1 मार्कर आएंगे, 3 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क। तो अब वही प्रोसेस मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। तो यहां पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एडवर्स इंपैक्ट पूछा जा रहा है। कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा बड़ा, एडवर्स नहीं है। कंपोजिशन इंडिया फॉरेन ट्रेड चेंज हुआ, नहीं अच्छा हुआ। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आया, ठीक है। रेलवे, अब इसमें से एडवर्स क्या है? एडवर्स अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे इसकी चेंज इन कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्योंकि पहले अगर देखा जाए ब्रिटिशर से पहले तो हमारे यहाँ हमारा ट्रेड अच्छा था, हमारे यहाँ के फिनिश गुड जाते थे मार्केट में। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा कंपोजिट फॉरेन ट्रेड का बदल गया। हमारी पूरे ट्रेड की मोनोपोली ब्रिटिशर्स के पास में आ गई। 40 यानी 50% ट्रेड हमारे ब्रिटिश के साथ ही हो रहा है। उसमें भी हम क्या हैं? नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड है। तो ये ख्याल रखना है, ये हमारा कह सकते हैं क्या हुआ है, ये हमारा एडवर्स इंपैक्ट हुआ है। क्लियर है? अगला सवाल ले लेते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। बाकी सब पॉजिटिव है, ठीक है। रेलवे आया, ठीक है, अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा हो गया, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ गया। लेकिन ये नुकसान हुआ है फॉरेन ट्रेड का ब्रिटिशर्स के आने पर।
फिर अगला लेते हैं, तो अगला दिखता है हमें, अब यहाँ पे कौन सी कमेटी की बात हो रही है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कौन सी कमेटी है, आपकी कार्वे कमेटी है। ध्यान रखना ये आंसर सही होगा, कार्वे कमेटी हमारी है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रही है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहले 1948 में आ गया, ये दिमाग में रखो। उसके बाद कई सारे रेजोल्यूशन है, 1951 का रेजोल्यूशन है, 1991 का है, उसके बाद 1956 रेजोल्यूशन है, 71 का भी है, लेकिन पहला है इंडिपेंडेंट के बाद 1948। फिर अगला क्या है हमारे सामने, तो हम क्या बात कर रहे हैं, कितना खाली जगह आर द रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे गई है इंडिपेंडेंस के बाद, क्यों आई है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मान के चलोगे, देख के चलते हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस ऑफ अब्रॉड, देखते हैं अभी आगे। परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रोथ ऑफ, अब ना तो उनका सर्विस सेक्टर अच्छा हुआ है ना उनका एग्रीकल्चर है, बल्कि हुआ क्या है, उनका जो दिक्कत आई है, वो दिक्कत उनकी एक तो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब चाहे मिलिट्री आपको हो जाता है भैया, कभी परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं, तो कभी कोई सरकार आ जाती है, उसमें ओवर, और रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड है दूसरा, यानी कि रेमिटेंस बाहर से पैसा आ रहा है, यानी कि वो पाकिस्तानी जो है वो इंडिया वहाँ काम नहीं कर रहे, बल्कि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन बाहर काम कर रही है, फॉरेन में है, वहाँ से पैसा आ रहा है, उसमें भी क्या है आपका ओवर डिपेंडेंस है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कौन सा आपका फर्स्ट एंड सेकंड ये है आपको सही आंसर, ख्याल रखना है। क्लियर हो गई बात? तो अब अगला और में हमारे सामने मौजूद है अगला सवाल, GLF। अब GLF यहाँ देखो ना, देखो सिंपल कह दो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम, यानी कि ये अब आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम है जो चाइना ने चलाया था। क्या कर रही थी, अपने जो लोग थे, कौन से जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स थे या फिर हम कह सकते हैं टेक्नीशियंस थे, जो इनको अब कंट्री साइड भेजा जा रहा था काम के लिए, यानी कि ठीक है, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, ये ख्याल रखना है। और अगला हमें ले लेता हूं कि अब यहां पर है आपके सामने, आइडेंटिफाई करो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, यानी कि अनऑर्गेनाइज सोर्स। अब ये क्लास 10 में ही बताया जाता है आपका कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो आरबीआई के कंट्रोल में आते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये ख्याल रखना। तो इसमें कौन है ऐसा, तो अब आप देखो चारों देखो, नबार्ड नहीं है, ये तो आरबीआई का कंट्रोल में आएगा, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक भी वही है, कमर्शियल बैंक, यानी कि ये 3 कैटेगरी अलग हो गई। और बचा है मनी लेंडर, प्राइवेट मनी लेंडर, जिनको आप लाला कह दो, साहूकार कह दो, ये वो लोग हैं जो गांव में आपको लोन देते हैं और इंटरेस्ट हाई चार्ज करते हैं। अगली बात कर लेते हैं, तो अगला सवाल आ गया आपके सामने, मैच कौन सा करेक्ट है। तो डुअल प्राइसिंग की बात करी जाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में आया था, डुअल प्राइसिंग चाइना की बात की जाए। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है चाइना की, तो अब FDI अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ये बिल्कुल सही बात है, अट्रैक्ट करेगा FDI को। अगली बात कम्यून सिस्टम, ऑफ कम्यून सिस्टम का मतलब है कलेक्टिव फार्मिंग, यानी कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है। अगला है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर, तो ये है बैकवर्ड वाला। तो अब पता चला कि कौन सा सही हुआ, तो आपने कहा कि ये चाइना की बात थी, तो ये हमारा नहीं है इकोनॉमिक रिफॉर्म 19 वाला, लेकिन चाइना ने जो SEZ बनाए उसका मेन था FDI कंट्रोल करना। तो अब मिल गया हमें 1 का B सेकंड, यानी कि ये राइट ऑप्शन मिल जाता है। क्लियर है? अगला मिल गया हमें अब सवाल कि हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमें बताना है, ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात हो रही है, गैप ब्रिज करना है, गैप कंप्लीट किया जा रहा है किसके बीच में, थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बीच में। यानी कि जो क्लास में अपने स्कूल में कॉलेज में आपने थ्योरी पढ़ ली, अब जब जॉब की ट्रेनिंग पे आ गए तो अब उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहे हो, गैप कंप्लीट होगा। दूसरी बात कर रहे हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग से क्या होना है, लेटेस्ट चेंज इन देयर वर्क, यानी अब क्लास में आपने किताब में तो कुछ और पढ़ा था, लेकिन अब जब मार्केट में आए तो कुछ और है। तो अब ये ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको बता देगी कि लेटेस्ट चेंज क्या आया है। तो दोनों ही करेक्ट माने जा रहे हैं, तो हमने कहा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर हुई बात? ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से सवाल था। अगला ले लेते हैं, तो अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रहा है, तो अब देखो पहला लिख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर लिए थे। नहीं, प्रेशर था, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर था, IMF का प्रेशर था कि अपनी इकोनॉमी को खोलो तब हम आपको फाइनेंशियल एड देंगे। तो हमने दोनों ने ये ट्रू माना गया। दूसरा क्या है, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी अप्लाई करी। नहीं, पाकिस्तान के यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी नहीं चल पाई। तो आप कह सकते हैं पहला वाला तो करेक्ट नहीं है, दूसरा वाला करेक्ट है। तो अब देख सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट और फॉल्स आएगा यहां आंसर। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर ना तो हमने एक्सटर्नल क्या, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट एनी नहीं, विद हमने एक्सटर्नल प्रेशर करा था। दूसरा हमारा सक्सेसफुली प्रमोशन नहीं हो पाया, तो दो स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हो जाते हैं। अगला लेते हैं हम, अब यहां पर वेस्ट मैंने क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किससे होता है ये देखना है। नहीं होता, यानी कि किस में से नहीं होता। तो देखो भैया, वेस्ट मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है तो रही है ठीक है, लेकिन यहां पे वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रॉपर भी हो सकता है, तो इससे होगा। डिफॉरेस्टेशन से तो होना ही होना है, तो ये नहीं मानेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से होगा ही होगा,
और किससे नहीं होगा? गार्डनिंग ग्रीन कवर से, यानी कि आपने अपने गार्डन में ग्रीन कवर जो थे, यानी कि आपने अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए या ग्रीन कह सकते हैं ग्रीन हाउस बनाने के लिए कवर का इस्तेमाल हुआ, ग्रीन कवर का, तो इससे तो हमारा इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होंगे। अगला है खाली जगह नॉट स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब किससे नहीं होने वाला? बायोगैस यूज करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, क्लीन फ्यूल है। सोलर एनर्जी क्लीन फ्यूल है, हाइडल क्लीन फ्यूल है, लेकिन थर्मल क्लीन फ्यूल नहीं है। कोयले का इस्तेमाल होगा बिजली बनने के लिए, कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, कोयला जलाया जा रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये हमने राइट आंसर ले लिया, इज नॉट द कॉज। अगला है आपके सामने असर्शन रीजन की बात हो रही है, तो अब असर्शन रीजन वहां भी था, यहां पे भी आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल, यानी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक दूसरे से नहीं हटा सकते, तो बिल्कुल सही बात है। गरीबी है तो बेरोजगारी, बेरोजगारी है तो गरीबी आ ही जाएगी, ये ख्याल रखना है। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट द रूट कॉज ऑफ सोशल इकोनॉमिक इविल। नहीं भैया, ये नहीं, हम कहते हैं पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ सोशल इकोनॉमिक इविल। पॉवर्टी इज द रूट कॉज, तो हम कह सकते हैं यहां पर पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। क्लियर है बात? ख्याल रखोगे। अगला सवाल आ जाता है सिंपल हमारे सामने, अब 70s की बात हो रही है, चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन कर रही थी। नहीं भैया, यहां चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ हाई थी, तभी उन्होंने 80s में क्या करा है? वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करी है, वन चाइल्ड वाली बात उन्होंने 80s में करी है, और ख्याल रखना है ये बात। अब उसके बाद क्या हो रहा है? तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई थी 70s में, वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई गई इसलिए कि कम हो जाए, और ये 2016 में खत्म कर दिया पॉलिसी को। फिर आता है चाइना ने क्या करा? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एल्डरली पीपल, यानी कि जो उसके जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आबादी बढ़ रही है, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा हुआ है। वन चाइल्ड पॉलिसी जब लगाई थी तो बच्चे कम हुए, जवान कम हुए, बूढ़े ज्यादा हुए लोग पॉपुलेशन में, तो अब हम कह सकते हैं एज फॉल्स और दूसरा इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। ख्याल रखना है कि क्या हुआ है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। अगली बात कर लेते हैं, तो अगला हमारे सामने अब आ जाता है 3 मार्कर स्टार्ट हो चुके हैं, 1 मार्कर हमने कंप्लीट किए, 3 मार्कर में अब ख्याल रखना इस साल से सवाल सीबीएसई दे रहा है, एक पिक्चर दे रहा है, पिक्चर से आपको इंटरप्रेट करना है क्या शो किया जा रहा है। तो देखो भैया, एक्ट नाउ बिफोर टू लेट, क्या मतलब है कि भैया हमारी फैक्ट्रीज दिख रही हैं एक तरफ, फिर वहीं दूसरी बार हमें दिख रहा है कि हमारे ग्लेशियर जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं, पानी बनता जा रहा है, वाटर सी लेवल राइज हो रहा है। तो कहां से कनेक्ट हुआ? तो आपका ये सवाल होता है ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है? आपके CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिशन गैस है वो ज्यादा हो रही है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस का असर यह है कि आपके यहां फ्री लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नेगेटिव है ये। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और एक्ट बिफोर टू लेट, यानी कि अब यहां पे एक अर्जेंसी की बात हो रही है कि मतलब हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता जा रहा है। अगर हमने अभी भी अपने यहाँ कह सकते हैं क्लीन इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स नहीं अपनाई तो हम डूब जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको इस पिक्चर से इंटरप्रेट करके निकालनी है। तो क्या निकलता है देख लो भैया, आपके सामने गिवन है इंडिकेट द इन्वायरमेंटल चैलेंज है कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग का। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस होता है, आपका CFC रिलीज होती है, आपका अर्थ टेम्परेचर बढ़ जाता है, वाटर लेवल डाउन होता है, मालूम ही है बताया, लोअर और अर्थ लोअर टेम्परेचर जो हुआ बढ़ गया है, उससे स्टेटमेंट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यानी कि अर्जेंसी की बात हो रही है। ये सारी बातें मैंने कर ली, यानी रिस्क ऑफ फ्लड है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, बताया था। ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी लेवल बढ़ेगा, नदियों का तापमान बढ़े, कह सकते हैं लेवल बढ़ जाएगा, ग्लेशियर आपके क्या होंगे? पिघलना शुरू होंगे। तो आपको ये सारी बातें देखने चाहिए। क्लियर है? यानी कि इसमें हम ला सकते हो स्पेसिफिक सी लेवल बढ़ रहा है, लॉस ऑफ कोस्टल लैंड हो रहा है, रिस्क ऑफ फ्लड बढ़ जाता है, ये सारी बातें आप करके आंसर दे सकते हो। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला आता है डिफेंड और रिफ्यूट पे एक स्टेटमेंट है। क्या है आपको स्टेटमेंट? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? तो आपको मालूम है, इट इज द employment which more than required labor are employed and the labor productivity is zero। यानी कि पता चला कि इसमें आपको 2 लोगों की जरूरत थी और काम कर रहे हैं आपके 3 लोग, एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। और ये ऐसा कहां हो रहा है? आपने कहा ये हो रहा है एग्रीकल्चर में।
अब एग्रीकल्चर में क्या है, तो आपको मालूम है कि हमारे रूरल इंडियाज में जो लोग हैं वो नॉर्मली कह सकते हैं अनस्किल्ड होते हैं और उनके पास नॉन फार्म एक्टिविटीज नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है, तो वो अपने ही एज एग्रीकल्चर कह सकते हैं, एज अ फैमिली कह सकते हैं, एज ए फैमिली ऑक्यूपेशन में जाते हैं, एज अ फैमिली ऑक्यूपेशन, और सब के सब एग्रीकल्चर में ही लग जाते हैं। और होता क्या है, जिससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो हमारी जीरो होती है, यानी कि क्या हो रहा है, आउटपुट नहीं बढ़ता, लेकिन क्या होता है, ये आपके डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं ऐसे लोग। तो ये आपका ये ट्रू है और ये हमारा रूरल इंडिया का एक कॉमन फीचर है। बिकॉज ऑफ लिमिटेड नॉन फार्म एक्टिविटीज बात करोगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर स्किल एंड ट्रेनिंग की बात करोगे, और कह सकते हो एग्रीकल्चर इज अ फैमिली ऑक्यूपेशन, इन ट्रीटेड एज अ फैमिली ऑक्यूपेशन, ये सारी बातें करोगे। फिर है कि इवेल्युएट करना है कि रोल ऑफ बैंकिंग, रूरल इंडिया से सवाल हो रहा है, बैंकिंग की बात हो रही है रूरल डेवलपमेंट में, व्हाट इज द रोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन बैंकिंग, यानी बैंकिंग का रूरल डेवलपमेंट क्या रोल है, हम कह रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ बैंकिंग इन रूरल डेवलपमेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या होने वाला है, कि आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, व्हेन देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट फैसिलिटी, फार्मर्स विल बी एबल टू इंप्रूव देयर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, दे विल बी एबल टू अडॉप्ट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, ये हो सकता है। अब होता क्या है, लेकिन इंस्पायर्ड इसके हमारे यहाँ कह सकते हैं देयर इज अ डेarth ऑफ और देयर इज स्कार्सिटी ऑफ कह सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल इंडिया। वजह क्या है, एक एग्रीकल्चर रिस्क की बिजनेस है, तो इसलिए बैंक अपना पैसा, अपना लोन एग्रीकल्चर में देते हुए खतराते हैं, एक चीज ये भी कह सकते हो। दूसरी चीज कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में क्या है कि आपके जो फार्मर्स हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर लैंडलेस, उनके पास कोलेट्रल नहीं है कि बैंक उनको लोन दे, और वो फिर मजबूरन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास जाते हैं, क्योंकि पर्सनल बेसिस पे उनको वहां से लोन मिल जाता है। ये सारी बातें आप कर सकते हो इसके अंदर। तो जरा देखें सीबीएसई ने क्या कहा हमसे, तो सीबीएसई ने हमने पहली बात तो देख ली कि एमपी हमारा प्रोडक्टिविटी जीरो होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर बात करी थी, और होता क्या है, फार्म फैमिली अफेयर्स हो जाता है, वहां बताया था फार्म फैमिली ऑक्यूपेशन है। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा आउटपुट में, और क्यों हुआ, क्यों, ड्यू टू लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब है, बताया था नॉन फार्म एक्टिविटीज नहीं हो रही है। और एक वर्ड मैंने जो जोड़ा था वो आप जोड़ लोगे, अच्छा रहेगा, कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर स्किल एंड ट्रेनिंग ऑफ फॉर द नॉन फार्म, ये सारी बातें ध्यान रखना। फिर अगला आता है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट की बात कर लेते हैं। रैपिड एक्सपेंशन की जरूरत है, हमने कहा बैंकिंग सिस्टम में, जो बताया था मैंने, नॉन फार्म आउटपुट का हो या फार्मिंग की बात करो, इनको डेवलपमेंट के लिए इनकम बेटर होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद इनसफिशिएंट है, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, किसकी, इंस्टीट्यूशनल सोर्स की, ये बात कर लेनी है। फिर अगली बात हम बात करते हैं लेस अटेंशन गिवन टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ नीडी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड प्रॉब्लम ओवर ड्यू इन एग्रीकल्चर क्रेडिट कंटिन्यूज, यानी कि अब देखोगे कि कई किसान, आपने सुना होगा, हाथ में हत्या कर रहे हैं, तो सुसाइड ये नॉर्मल क्यों है, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द पेमेंट। ठीक है, ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अब यहां पर ख्याल रखो, ये सवाल आपका किससे, इंडिया चाइना पाकिस्तान जो आपका यूनिट है वहां से आ रहा है। 6 नंबर आपका ये सवाल। अगली बात करते हैं तो कितने नंबर में है, हमने कहा ये आपका सवाल 3 नंबर में, 4 नंबर में आ चुका है, 4 नंबर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, कंपेयर और एनालाइज करना है सिचुएशन को, यानी कि जो डेटा गिवन है उसी को एज इट इज लेके लिख दो। आपने कहा एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया की बात हो रही है, एक तरफ इंडिया का इंपोर्ट है। अब अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है कि हमारा हम सबसे पहले बात करेंगे कि अवर एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान हमारा इंक्रीज कर रहा है, वी आर शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 3.7%। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एक्सपोर्ट टू चाइना हमारा डिक्रीज कर रहा है, या ये भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन ग्रोथ कम है, ये भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन ग्रोथ कम है, यानी कि वी आर एक्सपोर्टिंग टू चाइना एंड पाकिस्तान बोथ, लेकिन ग्रोथ रेट का कंपेरिजन साथ में साथ बताना पड़ेगा। फिर आप बात करते हो 4 से 18 के बीच में इंपोर्ट के लेकर, तो हम कहेंगे वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द इंपोर्ट टू चाइना एज वेल एज टू पाकिस्तान, दोनों को इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इज मोर देन द इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ये सारी बातें करनी है कि चाइना से इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं ये लिखना है डेटा के, और ग्रोथ रेट भी बताना है कि हमारा जो इंपोर्ट ग्रोथ रेट है चाइना के साथ वो 10.3% है, वहीं एक्सपोर्ट ग्रोथ 0.6 है, यानी कि अगर हम चाइना के रिस्पेक्ट में बात करें तो वी आर अ नेट इंपोर्टर इन कंपेरिजन टू चाइना, और पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो कह दोगे वी आर अ नेट एक्सपोर्टर इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान, यानी कि हमारा इंपोर्ट चाइना से ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अपोजिट है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रख के करनी है, और आपने जो देखा वो लिखा, यहां पे आपके सामने वही चीज आ गई, यानी फ्रॉम टेबल, यानी कि क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान इंक्रीज एन एनुअल रेट ऑफ 3.7% वाइल द सेम 2.6%।
उसी तरह इंपोर्ट की बात कर ली, 10.3 से बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ 5.1 है। दिस सिचुएशन इंडिया इज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना टू हाई इन कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। बताया था, जो मैंने कहा था, जो दिख रहा है वो बताना है। ऐसे ही वहीं बात कर दी, पाकिस्तान से गैप क्वाइट नैरो है विच मे बी ड्यू टू वेरियस रीजन। ये सारी बातें आप कर सकते हो जो मैंने कहा आपसे। अगली बात कर लेते हैं, तो अगला हमारे सामने आता है नेम एनी महारत्न कंपनी। अब महारत्न आपको मालूम है कि हमने पढ़ा था इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले प्लानिंग पीरियड में हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट ने, जब आपके सामने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आ गया उसके बाद प्राइवेटाइजेशन आया, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी थी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहनी थी। उसके इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम बनाई, नवरत्न की स्कीम, महारत्न, मिनी रत्न। अब इसमें नवरत्न 9 कंपनीज से स्टार्ट हुई थी, बाद में आके बढ़ती चली गई। उसके बाद ऐसे ही महारत्न आती है, तो महारत्न में सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसमें आपको बताया गया है कि हाँ भैया ये वो कंपनी है जो गवर्नमेंट को अच्छा खासा प्रॉफिट देती है, टर्नओवर देती है, इनका अच्छा खाता है। अब इसमें अगर बात करी जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एनटीपीसी, ये सारे नाम आते हैं। इंडियन ऑयल का नाम ले लो, ये सारी महारत्न में जा रही हैं। अब कोई भी एक नाम लिख सकते हो। फिर अगला आ रहा है आपके सामने लैंड सीलिंग प्रमोट इक्विटी। अब लैंड सीलिंग होता क्या है, तो आपको मालूम है कि लैंड रिफॉर्म का एक अपने आप में सबसे बड़ा मेजर था लैंड सीलिंग, यानी फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ लैंड दैट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन होल्ड। इसका मकसद था टू प्रोवाइड इक्विटी इन द एग्रीकल्चर। यानी कि क्या हो रहा है, दोज हु आर हैविंग हाई पीसेस ऑफ लैंड, गवर्नमेंट विल एक्वायर देम एंड विल प्रोवाइड दीज लैंड, एक्वायर्ड लैंड, टू दोज हु आर लैंडलेस और मार्जिनल। क्लियर है? यानी ये एक जो बड़ी ज़मीन थी उससे ज़मीन ले ली गई, और जो लैंडलेस किसान थे उनको ज़मीन दे दी गई। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है जो मैंने बताया है इसमें लैंड सीलिंग में। उसके बाद लैंड रिफॉर्म के बाद अगला आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का हो या लैंड रिफॉर्म का हो, सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो अब यहाँ पे लैंड रिफॉर्म के बेनिफिट्स पे बात आ रही है, मेरिट्स आपको पूरी बताई गई हैं कि अब इसमें बात करोगे क्या हो रहा है कि इससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो रहा है। उसके बाद अबॉलिशन ऑफ जमींदारी से क्या हो रहा है, ये वाली बात कर सकते हो कि लैंड सीलिंग लाया तो इससे क्या हुआ, प्रॉपर आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद आपका होगा एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो गवर्नमेंट के जो लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, दे आर कमिंग डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये बात कर सकते हो इसमें। और इसमें आप बात कर सकते हो रेंट कंट्रोल की, कि गवर्नमेंट फिक्सेस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रेंट टू बी पेड। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या पहले क्या होता था 75-80% हो रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया इट शुड नॉट बी मोर टू 25-35%। तो ये सारी बातें आप इसमें कर सकते हो। अब देखते हैं बोर्ड ने क्या क्या पॉइंट ले लिए। तो हमने पहले का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ले लिया, चलो ठीक है, ये महारत्न बन जाती है। अब लैंड सीलिंग क्या है, फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच ओन कैन इंडिविजुअली, बताया था मैंने। उसके बाद क्या हो रहा है, लैंडलेस लोगों को अक्वायर ये लैंड दिया जा रहा है, जो मैं बोल चुका हूं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन फ्यू हैंड्स कम करी जा रही है, ठीक, यानी कि कह सकते हैं। फिर अगला मैंने सवाल में बात करी, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने सेवरल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म लिए, जिसमें लैंड सीलिंग ले लिया पहला, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ लैंड कम हो रहा है, इक्वलिटी आ रही है। दूसरा मैंने बात करी एवोल्यूशन, यानी कि जो एलिमिनेशन हो रहा है फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन का। उसके अलावा इन्होंने और नहीं लिए, 2 ही पॉइंट लिए, आप रेंट कंट्रोल भी कर सकते हो और आप लैंड सीलिंग तो ले ही चुके हो। इसके अलावा और बातें जो भी आ सकती हैं, देखो कि लैंड सीलिंग है, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है, इसमें रेंट कंट्रोल हो गया। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रख के आंसर देना है। अगला सवाल मैं ले लेता हूं, अब ये आता है आपके सामने 4 नंबर में। अब इसको देखने वाली बात है, तो क्या कह रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल बोला एक तरफ, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अब ह्यूमन कैपिटल की बात करी जाए तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब सिंपली अ पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स, यानी कि यहां पर ह्यूमन कैपिटल को क्या है, ह्यूमन प्रोडक्टिव रिसोर्स माना जा रहा है, प्रोडक्टिव रिसोर्स। और जिसके लिए कहा जा रहा है कि प्रोडक्टिव रिसोर्स है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन बढ़ेगी। हेल्थ और एजुकेशन क्यों चाहिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन आर नीडेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, सो दैट वी कैन इंक्रीज अवर आउटपुट एज वेल। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात हो रही है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे दिमाग में रख के बात करी जा रही है सारी, कि इंसान पढ़ा लिखा होगा, हेल्दी होगा तो अच्छा काम करेगा, आउटपुट अच्छा देगा और हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। सिंपल ह्यूमन कैपिटल। जब ह्यूमन डेवलपमेंट बोला जा रहा है तो हम ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि समझ लो कि यहां पर ह्यूमन
कैपिटल क्या है? ह्यूमन बीइंग आर ट्रीटिंग एज अ मीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इटसेल्फ द टारगेट। यानी कि अब यहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन की बात हो रही है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हेल्थ और एजुकेशन यहां क्या करने वाली है? यहां पर दे आर गोइंग टू डेवलप द इंडिविजुअल सोशली। यानी कि कह सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट ने क्या करा? हेल्थ और एजुकेशन को देखा, किस लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। और वहीं हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करी तो टू डेवलप द ह्यूमन बीइंग, यानी कि इट विल बी ट्रीटेड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी इससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा। तो ये ख्याल रखना है दो एस्पेक्ट में। फिर अगली बात हो जाती है इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर। तो भैया ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो वर्ल्ड हमारी तरफ झुका हुआ है। वर्ल्ड हमारे यहाँ कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग कर रहा है, कि उसको हर बड़ी बड़ी कंपनी को अब कहाँ अपना ऑफिस चाहिए? इंडिया में चाहिए। क्यों चाहिए? कि इंडिया में हमारे क्या है? हमारे यहाँ वेल एजुकेटेड मैन पावर है। टेक्निकली इसकी बात करी जाए तो हमारे साइंटिस्ट अच्छे हैं, हमारे डॉक्टर्स अच्छे हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए फाइनेंस में आ जाओ तो कई सारी इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो कि इंडिया से आउटसोर्स करा रही हैं बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल नो हाउ, बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। तो हम यहाँ पे ये बात को नकारेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम अपना आंसर देखें तो हमने बात यहां करी कि गिवन स्टेटमेंट में इज नॉट परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों सिमिलर चीजें नहीं होती हैं, ये अलग अलग चीजें होती हैं। अब अलग क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल कंसीडर क्या रहा है? एजुकेशन एज अ मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, बताया था मैंने कि प्रोडक्टिव बढ़ाना है। वहीं जो आपका कह सकते हैं क्या है? आपका हेल्थ और एजुकेशन क्या कर रही है हिंदुस्तान? अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इंटीग्रल ह्यूमन वेलबींग का पार्ट है। यानी सोशली इंसान डेवलप होगा, पढ़ा लिखा होगा तो उसको सोचने समझने की कह सकते हैं सलाहियत आएगी, अच्छे डिसीजन ले पाएगा एज अ ह्यूमन बीइंग। अब बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि क्या है? हमने बात करी थी कि इंडिया के पास साइंटिफिक स्टॉक नहीं है ह्यूमन पावर का। नहीं, हमारे पास है। हम कह रहे हैं कि इंडिया इज द रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। इंडिया टेक्निकल स्टेप और कई सारे हमने स्टेप्स भी लिए हैं अपने इसको बढ़ाने के लिए। तो हमें मालूम है ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो इस तरह से आंसर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अगेन। अब यहां पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, ख्याल रखना है 6 नंबर में बात आ रही है 6 मार्क्स में। अब 3 तरह का क्वेश्चन 2 ईच के हिसाब से बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? अब ये रूरल डेवलपमेंट का सवाल आ गया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करी जाए तो समझ लो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट है, अब एग्रीकल्चर आउटपुट को कहां तक पहुंचाना है? मार्केट तक पहुंचाना है। फाइनली कहां? अब क्या क्या इन्वॉल्व होगा? तो अब मार्केटिंग एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस में क्या करते हैं? असेंबलिंग करते हैं, सामान इकट्ठा करा जाता है, उसकी ग्रेडिंग हो रही है, उसको उसकी ग्रेड बनाया जाता है। यानी जो अच्छी क्वालिटी का उसका ग्रेड ऊपर हुआ, जो बुरा क्वालिटी है उसको हमने छटाई कर दी, ग्रेडिंग जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद पैकेजिंग भी होती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, सेलिंग भी होती है। तो अब समझ लो ये सारे स्टेप मिला के हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द मार्केट। सिंपल बात है। फिर दूसरा कहा हमने डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। अब माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम की बात हो रही है, यानी कि अब ध्यान रखना एक माइक्रो क्रेडिट का कंसेप्ट होता है। अब समझ के चलो, बैंक में तुम गए, तुमने कहा भैया मुझे 1000 का लोन चाहिए। क्या बैंक आपको 1000 का लोन देगा? नहीं देगा, क्योंकि बैंक कहता है कि भैया छोटे लोन देने में फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पेपर वर्क उतना ही करना है, मेरी कॉस्ट उतनी आनी है, लेकिन मेरी कमाई अच्छी नहीं होगी, तो बैंक छोटे लोन नहीं दे रहा। तो इसके लिए फिर हमारा क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस स्कीम होती है। और इसमें भी हम एक लेके चलते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग के, कोऑपरेटिव फाइनेंस की बात कर रहा हूं। कोऑपरेटिव फाइनेंस का मतलब क्या है? कि गांव के छोटे छोटे जो लोग हैं, जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, स्मॉल आर्टिसंस हैं, जिनकी अपनी इंडिविजुअल सेविंग अच्छी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन क्या होता है उनकी, वो क्या करते हैं? दे कंबाइन टुगेदर, दे कम टुगेदर एंड विद द म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या करेंगे? दे विल पूल देयर सेविंग, यानी कि अपना एक फंड क्रिएट करेंगे और उस फंड का इस्तेमाल होगा मेंबर्स को आपस में छोटे स्मॉल लोन, माइक्रो लोन देने के लिए। तो ये दिमाग में रखना कि अब माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट क्या है। तो ब्रीफली मैंने डिस्कस करा दिया कि एसएचजीज का नाम लाओ, एसएचजीज का क्या कौन है, इनके मेंबर बताओ कि भैया ये लैंडलेस और पुअर फार्मर्स हैं जिनके पास स्मॉल सेविंग्स है। अब क्या करते हैं? दे पूल देयर सेविंग टुगेदर, अपनी सेविंग टुगेदर लाते हैं और उसका इस्तेमाल स्मॉल मेंबर्स को लोन देने के लिए, अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए करते हैं। ये सारी बातें कर लोगे। फिर 2 प्रॉब्लम्स ऑफ फेस बाय इनिशियल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग।
अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आ रही है, तो शुरुआती दौर में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें क्या आपको दिक्कतें आने वाली है। तो सबसे पहले ध्यान रख लो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या मतलब हुआ, इट इज द कॉस्टली मैटर है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, प्रॉपर शॉर्टेज होती है कैपिटल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आउटपुट ज़्यादा नहीं होता है। जैसे आपने एक HYV सीड डाला, उससे आउटपुट ज़्यादा मिला, लेकिन यहाँ पर आउटपुट उतना नहीं मिलेगा। फिर दूसरी चीज़ आप इसमें जोड़ सकते हो कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी क्या है, दे आर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक, यानी कि ख्याल रखना ये जल्दी खराब होते हैं। कौन सी वाले? ऑर्गेनिक फ्रूट्स जो होते हैं, ये भी आप रीजन दे सकते हो। क्लियर है? फिर वही बात करते हो, इनकी मार्केट क्या है, ये कॉस्टली होते हैं। एक चीज ये दे दी, उसमें तुमने कहा कि इन पे ये जल्दी खराब होते हैं। ये सारी बातें आप करके चलोगे। अब अगला क्या है, इंडिया हैज फेल्ड टू इंप्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशनल कमीशन ऑफ 1964-66। अब ये हमारा एजुकेशन कमीशन था 1964-66, उसका हम कह सकते हैं कि क्या हुआ, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। तो अब एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा था कि आपको एजुकेशन पे खर्चा कितना करना है। तो इसने रिकमेंड किया था कि 6% ऑफ GDP जो होना चाहिए कंट्री का, वो काय पे खर्च होना चाहिए, वो एजुकेशन सेक्टर पे खर्च होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कब का कहा था, हमसे कहा गया था 64 में, और आज की बात भी कर लो तो हमारा 4.4% ही हो पा रहा है। तो हमने पहली चीज तो हमने बात कर दी कि हमने एजुकेशन सेक्टर पे जो खर्चा हमें 6% के अकॉर्डिंग करना था, लेकिन हम आज भी अपना कह सकते हैं कितने साल, 40 साल बाद, हम अभी बल्कि 60 साल हो गए हैं, हम उतना कितना कर पा रहे हैं, 4.4%। तो ये बात रखोगे। कैजुअल वेज वर्कर इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, डिफेंड और रिफ्यूट। कैजुअल वेज वर्कर यानी कि हम बात कर रहे हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, आपका एम्प्लॉयमेंट है कौन सा, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। अब कैजुअल एम्प्लॉयमेंट यानी कि ध्यान रखना, जो वेज एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसमें एक तो आपका हो गया जो आगे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आ गया आपके सामने, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, वहीं वो आपका होता है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट मीन कि कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला। तो ऐसे में आपके यहाँ ये सही कहा जाएगा कि हमारे रूरल इंडिया में मेजर सोर्स कहाँ है, कैजुअल वर्कर्स का है। दो आर डिपेंडिंग ऑन टेम्पररी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये खाली बात रखनी है आपको। और वैलिड रीजन हम कह सकते हैं कि क्या है वैलिड रीजन, बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट अदर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज की बात कर लो तो वो है ही नहीं। ले दे के एक एग्रीकल्चर होता है, वो भी क्या है, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट कैजुअल होता है, उसमें भी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। क्या हो रहा है उसमें भी, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। ये बात करके चलोगे कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर में, कि जब सोइंग सीजन हुआ तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ, लोगों को काम मिल गया, सोइंग सीजन के बाद अब काम मिलेगा हार्वेस्टिंग सीजन में, जब फसल कटेगी, बीच में अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये सारी बातें आप कर सकते हो। अब जरा देख ले बोर्ड ने क्या बताया। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर चुका हूँ मैंने कहा था माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रोसेस देख लो, वही बात हो गई कि असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ये सब करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी मैं बोल चुका हूं कि क्या है ये गैप, फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट की बात कर चुका हूं, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो अब क्या हो रहा है कि मैंने बता दिया बैंक सोर्स नहीं दे पा रहे थे, तो अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसमें ओनली क्या होने वाला है, फुल्ली इंटीग्रेटेड इन रूरल सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम होगा, फोकस किया जाएगा SHGs ऑन रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारी बातें मैं कर चुका हूं। अब अगला देख लो, तो हमने कहा पहला क्या होता है प्रॉब्लम, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग बताई थी मैंने। फिर दूसरा, कंपेयर टू कन्वीनियंट फार्म प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है मोर शॉर्टर लाइफ स्पैन, उनका लाइफ कम होता है, दे आर मोर प्रोन टू बी कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड, ख्याल रखना। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट स्टेटमेंट हमने दूसरा लिया कि ओवर द ईयर इंडिया हैज बीन राइज टू एजुकेशनल स्टैंडर्ड, लेकिन डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ध्यान रखना जो मेन बात थी, रिकमेंड करता था 6% का GDP का होना चाहिए, लेकिन हमारा कितना हो रहा है, हम बात करते हैं, मैंने डेटा दे दिया 4.4%, तो ये लिख सकते हो आप 4.4% हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि ये हमारा हाउएवर द गवर्नमेंट करंट एक्सपेंडिचर लेवल हैज क्वाइट इनएडुकेट, जो बताया मैंने भी। फिर अगला और आखिरी सवाल आपको एक और मिलता था इसमें कि गिवन स्टेटमेंट रिफ्यूट कर दिया हमने, क्योंकि नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज जो है लिमिटेड है, बताया था मैंने आपको, और जनरली उनका प्रेफरेंस नहीं है स्किल और ट्रेनिंग लेने में लोगों का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है रूरल एरियाज में। तो ये बात हमने करी है। अब मेरे पास आखिरी क्वेश्चन है जिसको मैं लेके आगे बढ़ूंगा, और ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी है। अब देखो भैया, केस स्टडी पूरी पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़नी तो पूरी है, पॉइंट इसी से निकालेंगे, कनेक्ट करेंगे आगे, लेकिन क्वेश्चन एक बार देख लो कि हाँ, क्वेश्चन से हम पहले जब देख लेते तो हम जब पढ़ते हैं तो क्लियर होता है। यानी ध्यान रखना, जब केस स्टडी आए तो पहले क्वेश्चन पढ़ना और फिर आके अपना पूरा पैराग्राफ देखने जाना। क्वेश्चन पढ़ लोगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट हो कि आप डायरेक्ट आंसर कर भी दो। तो हम पढ़ के चलते हैं पहले, व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट, हाउ इट बेनिफिटेड द फार्मर। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके बेनिफिट की बात कर रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा।
तो आपको मालूम है ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या करा, आपका इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या था, आपका इंडिया सामान यानी कि फूड ग्रेन्स के लिए लोगों को मांगता था, यानी कि यूएसए हमें हेल्प करता था कि हमारे अनाज बेचता था, गेहूं बेच रहा था। लेकिन फूड कॉर्पोरेशन के बाद यानी सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि आपके यहाँ फूड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब आप सेल्फ सफिशिएंट भी हो गए और साथ में फिर एक्सपोर्ट भी करने लगे। फिर साथ के साथ एक और फायदा ले लो कि अब क्या है कि इंडिया के पास यानी किसानों के पास मार्केटेबल सरप्लस आ गया। एक चीज़ ये जोड़ सकते हो कि वो अब किसान मार्केट में अनाज बेचने के लायक बन गया, क्योंकि अब वो इतना उगा रहा है कि उसके पास खाने के लिए भी हो गया और बच के उसने मार्केट में बेचा। फिर इसमें तुम जोड़ सकते हो एक और पॉइंट, किसके आप जोड़ सकते हो, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट स्टार्ट मेंटेनिंग बफर स्टॉक थ्रू FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात भी कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या करा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि जो वहाँ पर हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर फूड सप्लाई कम थी, तो और अब वो एरिया है जहाँ फूड सप्लाई ज़्यादा हुई है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, वहाँ से खरीदा गया और FCI ने उसको रेशन सिस्टम के थ्रू कहाँ, जहाँ एरिया कम थे, जहाँ फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, वहाँ भेज दिया। फिर ऐसे ही हो सकता है कि क्या बफर स्टॉक क्रिएट करा जा रहा है, क्यों, फॉर अनसर्टेनिटी, कि जिस साल प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा इस बफर स्टॉक से हम काम कर चला लेंगे। तो ये खाली बातें दिमाग में रखनी है। अब दूसरा क्या करा है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जस्टिफाई करना है, ग्रीन रेवोल्यूशन एनेबल्ड गवर्नमेंट टू प्रोक्योर साइंटिफिक फूड सफिशिएंट फूड ग्रेन। तो ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। गवर्नमेंट स्टॉक कुड बी यूज ड्यूरिंग शॉर्टेज टाइम, ये सारी बातें करी थी मैंने भी, जो बताया था तुम्हें। तो अब देखो पढ़ो तो क्या हो रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है, तो ये मैक्सिको से कनेक्टेड होते हैं। वहीं इंडिया में एस स्वामीनाथन का नाम आ जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम कह सकते हैं नॉर्मन बोरलॉग पहले इंसान है वर्ल्ड में, वहीं इंडिया के अंदर ये टेक्निक लगाने वाले हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन वाली स्वामीनाथन है, उनका ध्यान रखना है। फिर पंजाब, हरियाणा और पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी में ये आया था, आपको बताया था, क्लास 10th में भी बताया गया था, क्लास 9th में बल्कि बताया जाता है कि हमारे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में पहला फेज आया था ना ग्रीन रेवोल्यूशन का 1960s में। तो ख्याल रखना है, उसमें भी हमने वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत हाई देखा था। तो ये खाली बातें तुम्हें इससे निकल जाएंगी। पंजाब वर नॉट हाई यील्डिंग बाय देमसेल्फ, लेकिन अब ध्यान रखना, जो अपने आप में पंजाब में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से ज़्यादा हुआ है। और एक और बात बता दूं कि ध्यान रखना, जो फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है वो HYV सीड्स का नहीं है, बल्कि वो है कैसा कि जिसमें आपने प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल किया है, यानी ज़्यादा वाटर, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये तब जाके वो प्रोडक्शन आपका अच्छा हुआ है। तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी है यहाँ से निकाल के। अब हम जरा क्वेश्चन देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंप्लीमेंट क्यों किया, मैंने बताया, तो वही बातें यहाँ आती हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, बता चुका हूं मैं आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ये बताई ली हमने बात कि हाँ प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हुई है। हमारा मार्केट में सरप्लस आ गया, ये बात करी थी मैंने। एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट भी बढ़ गया, ये भी बात कर सकते हो। तो यानी कि देख लो कि जो जो पॉइंट मैंने दिए थे उसी पॉइंट पर लेकर आंसर आ जाता है। फिर मैंने दूसरा बात कर रहे थे, तो दूसरी बात में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करी थी, तो ध्यान रखो वो आ गया FCI क्या कर रहा है कि जहां किसानों ने अच्छा प्रोडक्शन कर लिया उनसे अनाज खरीद रहा है और अपना बफर स्टॉक मेंटेन करता है। पूछा जाता है बफर स्टॉक होता क्या है, क्लास 9th में ही बताया जाता है कि बफर स्टॉक इसका मतलब इट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन प्रोक्योर बाय द गवर्नमेंट थ्रू FCI। यानी कि क्या मतलब है कि जब शॉर्टेज होगी तो ऐसे वक्त में अनाज को इस्तेमाल में लाया जाएगा, उसके लिए बफर स्टॉक बनाया। तो ये सारी बातें आप दिमाग में रखोगे कि क्या हो रहा है कि अब हमारा इंडिया डोमिनेंट प्लेयर हो गया फूड ग्रेन एक्सपोर्ट में। मैंने बताया भी था कि अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो यहां पे मैं अपनी बात को कंप्लीट कर चुका हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने मेरा ये पूरा डिस्कशन देख लिया था इसे, तो आने वाले दिनों में, आने वाले प्री बोर्ड में आपको फ़ायदा मिलेगा। पर्टिकुलरली मैं आपके प्री बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे कोई टीचर्स हैं जो कि इसको तरजीह देंगे आपका प्री बोर्ड बनाते वक्त। तो ख्याल रखना है और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आप कमेंट में बताओगे और मेरी तरफ से गुड बाय।